पर्पस एंड मेथड ऑफ ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग करने का मेन फायदा क्या होता है? देखो, ऑडिट प्लानिंग होता है भी ऑडिट करना कैसे है, लेकिन कंपनी में कहता है जब कोई ऑडिट प्लानिंग करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? कोई भी ऑडिटर है वो ऑडिट का प्लान इसलिए पहले करेगा ताकि किसी भी प्रकार के कोई रिस्क ना हो। सबसे ज़्यादा मीन्स कंपनी ये सोच के आती है जब कोई बंदा ऑडिट करने आएगा उसका सब कुछ सोचा होगा कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट करने के, प्लस उसकी कंपनी के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। मीन्स कंपनी को ये ना लगे कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और जो चीज़ें उसने फाइंड करनी है वो लिमिट टाइम में वो फाइंड भी कर ले। ये नहीं होता ना कि ऑडिट करना है बंदा एक साल ही लगा देगा ऑडिट करने में, ऐसा तो नहीं है। ऑडिट करने के कुछ टाइम ही होते हैं, मान लीजिए 4-5 दिन या हफ्ते में, तो ऑडिट वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उतनी ही कंपनी के ऊपर कॉस्ट पड़े। प्लस ऑडिट के लिए जो काम किया जाए वो बिल्कुल सही निकल के आए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में उनको पहले पता होगा कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो चीज़ें वो फाइंड कर लेंगे ऑडिट में। अदरवाइज ऑडिट में प्रॉब्लम भी आ सकती है। देखो, इन्होंने आपके बीच इसी ऊपर वाले पैरे में बीच में लिखा भी हुआ है सेमीकोलन लगा के, ऑडिटर शुड प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट टू रिड्यूस द रिस्क टू एक्सेप्टेबिलिटी लेवल दैट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ऑडिट कहता जब भी परफॉर्म किया जाता है उसमें हम ये देखते हैं कि ऑडिट को किस लेवल पे एक्सेप्ट करना है और उसकी हमें कॉस्ट वगैरह कितनी पड़ेगी, और जितने रिस्क हैं, जैसे इन्होंने लिखा इनहेरेंट रिस्क, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मान लो कॉस्ट बढ़ गई या टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया, तो उन चीज़ों को रिड्यूस किया जाए ताकि आसानी बेस पे जिन चीज़ों का हमने बैलेंस फाइंड करना है या जो ट्रांजेक्शन हमने मिसमैच में हमें लग रही है उनको फाइंड करना, वो चीज़ें हमें पहले ही पता होंगी। ऑडिट प्लानिंग में सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि किस क्लाइंट को हमने अपने साथ जोड़ना है, या किस क्लाइंट के साथ जो हम नया क्लाइंट अपने साथ अटैच करना चाहते हैं या करना चाहें या ना करना चाहें, प्लस जो पहले से बंदा चल रहा है जिस कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं भी रेगुलर उनका ऑडिट करना या नहीं करना, फिर अपने साथ कौन से स्टाफ मेंबर रखने हैं, क्योंकि ऑडिट जब किया जाता है कोई एक बंदा ऑडिट नहीं करता तो उसके साथ टीम होती है, तो वो टीम में भी देखते हैं कि किन लोगों को अपने साथ जोड़ के काम करवाना है। ऑडिट में सबसे पहले आपके पास जब प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट आते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सेप्ट क्लाइंट एंड परफॉर्म इनिशियल ऑडिटिंग प्लानिंग। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट करना है, वो किस बेस पे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट लिखा उन्होंने, परफॉर्म प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफ ऑल द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। जिन लोगों के साथ या जिन कंपनीज के साथ कोई ऑडिटर बंदा काम कर रहा है तो वो देखता है कि हमने कौन कौन से काम करने हैं, जब उस क्लाइंट्स के साथ परमानेंट काम करना भी है या नहीं करना। इवेल्युएट कंप्लाइंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, क्वालिटी कंट्रोल। जब भी कोई काम किया जाएगा वो क्वालिटी कंट्रोल बेस के हिसाब से ही होगा। मीन्स जैसे कि इन्होंने लिखा भी है क्वालिटी कंट्रोल का ISA 220, मतलब जो क्वालिटी के रूल्स होंगे ऑडिट में, ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी हम करके दे के आ जाएंगे या कुछ भी रिपोर्ट्स बना के दे के आ जाएंगे, जो रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम करना होगा। इस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट, क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी ऑडिटर से ऑडिट करवाती है तो उनके साथ पहले एक एग्रीमेंट होता है। ऑडिटर भी रिटर्न कॉपी कंपनी से लेता है कि मुझे आपकी कंपनी में ऑडिट करना है तो मुझे इतनी सैलरी या उतना कमीशन या फिर जो फीस होगी वो मिलेगी। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं उन चीज़ों को फॉलो भी करना होता है। तो ये पॉइंट सबसे पहले देखा जाता है भी हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है तो उनके पॉइंट्स क्या होंगे, जो एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है, प्लस क्वालिटी को भी साथ में लेके चलना है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, जब ऑडिटर के पास कोई एग्रीमेंट वगैरह आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है और आगे कैसे काम होगा। देखो इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहले कोई भी ऑडिटर है जब किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या करेगा? पहले पॉइंट में लिखा है इवेल्युएट द क्लाइंट्स बैकग्राउंड, मतलब जो भी क्लाइंट किसी भी कंपनी का आप कोई ऑडिट करने जा रहे हो तो उसका बैकग्राउंड पहले देखोगे। मतलब बैकग्राउंड देखने का मतलब क्या हो गया, उन्होंने पिछले साल जो उससे पिछले साल कैसे ऑडिट करवाए हुए हैं, किस बंदे से ऑडिट करवाए हैं, उनकी टाइम टू टाइम फीस वगैरह पे की हैं या नहीं की हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है डिटरमाइन वेदर द ऑडिटर इज एबल टू मीट द एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द क्लाइंट। ये भी देखना होगा कि ऑडिटर जो पर्सन मीन्स ऑडिटर देखता है कि जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तभी जाके क्लाइंट जो एक्सेप्ट करने का कोई फायदा होता है। कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, हमेशा जब किसी नई पार्टी को आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो तो उनका जो पहले वाला ऑडिटर है उससे बात करना बहुत ज़रूरी है भी इस कंपनी में कैसे काम पहले हो रहा था। डिटरमाइन नीड फॉर द अदर एक्सपर्ट्स, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में जो पहले ऑडिटर मतलब छोड़ के गया कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं, अगर नॉर्मल कारण होंगे फिर तो कोई भी ऑडिटर आ जाएगा। अगर मान लो कोई टफ डिसीजन होंगे जिस वजह से पहले ऑडिटर ने छोड़ा या कंपनी ने उसको निकाला, फिर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप एक्सपर्ट से पहले बात करेंगे। सेलेक्ट द स्टाफ फॉर परफॉर्म द ऑडिट, क्योंकि जब भी आपने ऑडिट करने जाना कोई सिंगल पर्सन तो जाएगा नहीं, तो नए आपके साथ बंदे जो होंगे और स्टाफ भी देखने होंगे किन लोगों को अपने साथ जोड़ के ले जाना है।
ऑब्टेन द इंगेजमेंट लेटर, जिन लोगों को अपने साथ जोड़ोगे मीन जो स्टाफ को जोड़ोगे उनसे इंगेजमेंट लेटर लेना भी जरूरी होता है। मान लो किसी भी कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं तो हमसे पेपर वगैरह साइन करवाते हैं ना, कुछ कंपनी तो पहले ही बोल देती हैं कि आपको कम से कम 2-3 साल तो हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, अगर इससे पहले आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो हम आपको ये चीज़ें नहीं देंगे या कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं। वो क्या होता है, एक तरह का इंगेजमेंट लेटर होता है। हर एक बंदा इसलिए करवाता है साइन ताकि, क्योंकि काम सिखाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। कई बार बड़ी बड़ी फर्में हैं या कंपनीज हैं, उनमें काम सीखने के लिए, प्रॉपर काम सीखने के लिए साल भी लग जाते हैं। तो वो कंपनी वालों को ये होता है कि जब तक इन बंदे को काम सिखाना है तब तक ये बंदा छोड़ के ना चला जाए, तो उसको इंगेजमेंट लेटर पे साइन करवाने ज़रूरी होते हैं। फिर है न्यू क्लाइंट। कई बार ऑडिटर ये होते हैं कि न्यू क्लाइंट जब आप जोड़ने जा रहे हो तो उस सब ये पॉइंट तो दोबारा ऊपर वाले ही आ गए हैं। न्यू क्लाइंट जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, पुराना ऑडिटर है उससे वो अपने साथ मिलाएंगे, प्लस अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सपर्ट से बात करेंगे और स्टाफ को अपने साथ जोड़ेंगे। वही पॉइंट दोबारा यही है। ऑडिट प्लानिंग में नेक्स्ट पॉइंट ये देखा जाता है कि कंटिन्यूइंग क्लाइंट्स। कंटिन्यूइंग क्लाइंट्स का मतलब है जिन पार्टीज का पहले से काम चल रहा है, मीन्स आप ऑडिट कर रहे हो, उनके साथ कैसे डील करना है। Past arguments over the scope of the audit, the type of opinion issue, fees, etc. may give the auditor pause and reconsider the association with the particular clients. मान लो कहता है किसी पार्टी के साथ आपकी फीस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, जब पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हुए थे, जैसे कोई मान लो मैं रिपोर्ट्स बना के चला गया, मैं ऑडिटर था किसी कंपनी में, बाद में मेरे ऊपर ही आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं या मेरे ऊपर ही कोई कमेंट पास हो रहे हैं, जब मेरी फीस टाइम टू टाइम नहीं मिल रही, तो इन कंडीशन पे क्या करते हैं, कोई भी ऑडिटर जो अपना काम छोड़ देता है, मीन्स अपने काम पे वो, जैसे हम लिखा है पॉज लगाया, मतलब रुक जाता है उसका काम। तो इन चीज़ों को कहता देखा जाता है कंटिन्यूइंग क्लाइंट्स में। वो ऑडिटर हमेशा सोचेगा भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं हमारी किसी कंपनी के साथ जिनका हम पहले से ऑडिट कर रहे थे तो वो रुकावट हो जाएगी। द ऑडिटर में आल्सो डिसाइड द डिसकंटिन्यू रिलेशनशिप इफ द क्लाइंट इज डीम टू बी लैक इंटीग्रिटी। हमेशा ऑडिटर ये सोच के चलता है कि हमें काम रोक देना चाहिए अगर जो हमारा क्लाइंट्स है वो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहा। ऑनेस्टी मतलब अपने काम में जो रिपोर्ट्स हमें चाहिए वो नहीं मिलती हैं, हम किस चीज़ का ऑडिट करें। सेकंड, जो हमारी फीस है वो नहीं मिलती। जब हमारा जो स्टाफ जाता है ऑडिट करने के लिए उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं होता, मीन्स उनको जो रिपोर्ट्स चाहिए टाइम नहीं मिलते। जब डिपार्टमेंट वाले कई बार छुट्टियों पे ही चले जाते हैं, अभी इनको डाटा देना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों में फिर ऑडिटर क्या है लीव कर देते हैं। ये हमेशा पॉइंट्स देखा जाएगा ऑडिट प्लानिंग में भी। उसके बाद ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट। अगर किसी क्लाइंट्स के साथ आप मिल के काम करने जा रहे हो, जब भी ऑडिटिंग प्लानिंग करोगे ये पॉइंट भी उसमें आता है। उससे अंडरस्टैंडिंग एक परफॉर्मा होता है, जैसे कि मान के चलें कि एग्रीमेंट होता है, हर एक क्लाइंट से लिया जाता है। जब तक ये एग्रीमेंट होता नहीं है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं कि आपसी सहमति बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों पार्टीज मिलके एक एग्रीमेंट साइन करती हैं और जब तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता तब तक वो ऑडिटर जो है ऑडिट करना स्टार्ट ही नहीं करती। इन्होंने लिखा भी है ऑडिट सेकंड पैरे में लिखा है ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द एंगेजमेंट लेटर अदर फॉर्म ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स कंफर्म द ऑडिटर एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट इंक्लूड द समरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर क्या है, पहले वो लेटर जरूर लेंगे। एक्सेप्टेंस लेटर जब तक नहीं मिलता है तब तक वो ऑडिट करना स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस लेटर से ये क्लियर हो जाता है कि उनकी कंपनी के प्रति क्या जिम्मेवारी है, कंपनी उनसे क्या चाहती है और उनको वो काम कैसे करके देना है। डिवॉल्व ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। जब किसी कंपनी में कहता हम कोई क्लाइंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब इंगेजमेंट लेटर मिल जाता है, तो ऑडिट प्लानिंग में नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि ऑडिट की स्ट्रेटजी सेट करना। भी ऑडिट करना है तो कैसे करना, इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट सच एज रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन द ऑडिट स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। जब आप किसी कंपनी में कहता ऑडिट करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले देखोगे कि हमने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे करना है। मीन्स जो रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी वो किस बेस पे होंगी, रिटर्न बेस पे होंगी, कंप्यूटर बेस पे होंगी, प्लस जो रिपोर्ट्स सौंपी जाएंगी मीन्स बनाकर किसको दी जाएंगी। की डेट्स फॉर रिपोर्टिंग एंड अदर कम्युनिकेशंस, कौन सी तारीख पे रिपोर्ट्स देनी ज़रूरी हैं, प्लस कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। सेटिंग ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब ये होता है जब मटेरियलिटी में ये नहीं है कि कोई भी मशीनें वगैरह चाहिए ऑडिट करने के लिए, वो हमें स्टाफ होता है। इसमें हम स्टाफ मान के चलेंगे किस टाइम पे हमने स्टाफ लेके आना और किस किस बंदे को अपने साथ जोड़ना है जो बंदा ऑडिट करेगा। प्रीलिमिनरी रिस्क असेसमेंट वेदर इंटरनल कंट्रोल टू बी टेस्टेड। अगर हमें लगता है कि असेसमेंट में प्रीलिमिनरी रिस्क क्या, हमें इंटरनल सबसे पहले तो हमें कंपनी का ही चेक किया जाना जरूरी होता है। अगर कंपनी में ही प्रॉब्लम्स हैं तो उनको दूर करना जरूरी होगा। ये ऑडिट की स्ट्रेटजी है। कोई भी कंपनी में जब कोई नया ऑडिटर आएगा, जब पुरानी पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं, तो उसका जो कंपनी का विद इन इंटरनल काम है पहले तो वही चेक किया जाए। सबसे बड़ा रिस्क वही होता है,
क्योंकि जो फ्रॉड निकल के आते हैं वहीं से निकल के आते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा उन्होंने, कंसिडरेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड हाउ दे आर टू बी यूज। ये भी देखना होता है कि कंपनी के रिसोर्सेज क्या हैं, मीन्स उनके पास लेबर कितनी हैं, मशीन्स कितनी हैं, या कौन सी लैंड्स हैं, और उनको किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, तब जाके ऑडिट स्टार्ट होता है। क्योंकि मेन स्टेप तो कंपनी का मेन फिक्स एसेट से ही निकल के आता है, क्योंकि पैसा तो वहीं पे असेसमेंट हुई होती है। तो उससे देखते हैं ऑडिट जब भी कोई प्लानिंग करेंगे तो ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है कि अगर आपने ऑडिट की स्ट्रेटजी सेट कर ली है, ऑडिट प्लानिंग में नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्ट द स्टाफ फॉर इंगेजमेंट। जो बंदे अपने साथ जोड़ने हैं, जो ऑडिट करने जाएंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, अलग अलग पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द ऑडिट एंगेजमेंट, सिमिलर नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी थ्रू द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेट्स। जिस बंदे को आप जो देखना अपने साथ जोड़ोगे, सबसे पहले देखना होगा कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, जो बात उसको बोली जाती है वो कितना समझता है, प्लस उसने कहाँ पर पहले कोई एक्सपीरियंस लिया है या नहीं लिया, या कहीं पे उसने ट्रेनिंग वगैरह ली है ऑडिट करने की या नहीं ली। कई बार ऑडिटर के साथ ये नहीं होता कि सारे पर्सन ऑडिटर ही घूम रहे होते हैं, भी उसने अपने साथ कोई और भी सीए वगैरह जोड़ लिया, सारे सीए इकट्ठे होकर ऑडिट करेंगे, ऐसा नहीं है। हेड एक ही पर्सन होता है, या 2 पर्सन होंगे जो ऑडिट करने वाले होंगे, बाकी तो सारे उसके साथ अकाउंटेंट वगैरह ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा रिकॉर्ड्स फाइंड करके देना होता है। लेकिन उनका पहले ये देखा जाता है कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग ली हुई है, कहीं किसी कंपनी में काम किया है या नहीं किया, या किसी सीए के साथ काम कर चुके हैं या नहीं कर सके, ये चीज़ें देखी जाएंगी। सेकंड, अप्रोप्रिएट टेक्निकल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे बाद सेकंड पॉइंट ये देखा जाएगा उसको टेक्निकल नॉलेज कितनी है। टेक्निकल नॉलेज मीन्स उसको कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने आते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की नॉलेज है या नहीं है, कहीं पे पहले अकाउंट्स का काम किया है या नहीं किया। नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री इन विच द क्लाइंट्स ऑपरेट्स। ये भी देखना होगा कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी हमें नॉलेज कितनी है, क्योंकि जब इंडस्ट्री के 2 प्रकार की हम मान लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या भी सामान बाहर से आया हमने सेल कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, उसके गुड्स बनाते हैं फिर सेल करते हैं। तो अकाउंट्स तो दोनों कंपनीज में ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, आप गुड्स बना के सेल कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस क्या था उसके बारे में हमें नॉलेज है या नहीं है, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा जिनको उस कंपनी की नॉलेज है। एबिलिटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। किस बंदे में प्रोफेशनल जजमेंट है, मीन्स अपने काम के प्रति कौन बंदा डिसीजन ले सकता है। एक बंदा होता है कि आपने उसको जो बताया वो करके छोड़ देगा, मीन्स वो काम किया उसने, उस काम को क्लियर करके आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। लेकिन कुछ बंदे ये भी होते हैं कि कहीं पे उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। कंपनी की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हैं, जो कंपनी का काम करने का तरीका है, कौन बंदा उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख सकता है, ये पॉइंट्स भी उसमें देखे जाएंगे जिस बंदे को आपको साथ जोड़ना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं या काम कर रहे हैं उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज होगी तो इसलिए बेस पे जो है ऑडिटर के साथ वो जुड़ जाएगा काम करने के लिए। अदरवाइज किसी भी बंदे को ऐसे स्टाफ में नहीं रखा जाता। कुछ पॉइंट इन्होंने नीचे ये भी लिखे हैं, जब भी कहता आप किसी बंदे को टीम में जोड़ते हो तो कुछ पॉइंट ये भी देखे होंगे। सबसे पहले वर्क हैज़ बिन परफॉर्म इन अकॉर्डेंस, वर्क परफॉर्म सपोर्ट, वही पॉइंट है जो मीन्स हमने काम करने हैं, मीन्स उसमें हम क्या अचीव करेंगे, उस बंदे को पहले नॉलेज होनी चाहिए, उसने वहाँ पर कैसी इंडस्ट्री में पहले कोई काम किया है या नहीं किया, उसको टेक्निकल नॉलेज है नहीं है। वही पॉइंट 5-6 पॉइंट दोबारा नीचे फिर घुमा के लिखी हैं, दोबारा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन्स सबसे पहले तो प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाएगी बंदे की, फिर उसकी टेक्निकल नॉलेज देखी जाएगी, कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज है उस बंदे को, काम करने में प्रोफेशनल जजमेंट है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, कहीं पे उसने ट्रेनिंग वगैरह ली है या पहला किसी सीए के साथ काम किया है। तो इन चीज़ों पॉइंट्स को देख के किसी भी बंदे को अपने साथ स्टाफ में जोड़ लिया जाता है। इवेल्युएट नीड फॉर आउटसाइड एक्सपर्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी में काम करने के लिए स्पेशल स्किल्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो हम क्या करते हैं आउटसाइड एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ते हैं। मान लो जैसे मैंने बोला सीए एक बंदा आया कंपनी में ऑडिट करने, तो वो क्या करेगा, एक आधे सीए को और नॉलेज लेगा। कई बार या फिर 2 सीए इकट्ठे होकर ही स्टार्ट कर लेते हैं काम भी, हम मिल के काम करेंगे। क्योंकि कई बार कंपनी में पहले जो क्लाइंट्स काम कंपनी की पहले किसी ऑडिटर से काम करवा रहे थे, तो वो बंदा लीव करके गया, उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है तो एक्सपर्ट्स को साथ जोड़ना पड़ता है कि एक बंदा छोड़ के गया तो मे बी हमारे साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो एक्सपर्ट नॉलेज ली जाए। एक्सपर्ट नॉलेज क्या होती है, उनके बस
जो पुराने सी होते हैं, एक्सपर्ट ये नहीं कि नए बंदे किसी बंदे को पूछा जाता है, जो पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस होता है, उन बंदों को पूछा जाता है उनकी नॉलेज या उनकी एबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल भी किस सिचुएशन में वो काम करके आए हैं, तो वो नॉलेज लेके भी वो काम किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस एंड इंडस्ट्री। फिर उसके बाद पॉइंट आता है ऑडिट प्लानिंग में कंपनी का जो बिजनेस है वो देखा जाता है कि किस बेस में कंपनी काम कर रही है, ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्लस इंडस्ट्री किस बेस पे चलती है, इंडस्ट्री का सेल परचेज कहाँ से हो रहा है, मीन्स कहाँ से कंपनी परचेज कर सामान या फिर रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, प्लस कहाँ पर अपना सामान सेल कर रही है। तो ये पॉइंट उसमें आपके पास आएंगी। इसमें जब बिजनेस की बात की जाती है तो सारी ट्रांजैक्शन समझी जाती है। सारी ट्रांजैक्शन मतलब ये नहीं है कि अकेले एंट्री को देखते हैं, वो उनके काम करने का तरीका समझाता है कि बंदा किस बेस पे काम कर रहा है। मान लीजिए एग्जांपल, सेल परचेज का तो हमें नॉर्मल पता है कि बिल आते हैं। अभी कोई पार्टीज़ है जो रिचार्ज बेस पे काम करती हैं, जैसे हम कोई मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र का काम करती हैं कंपनी, तो वो भी काम करती हैं। ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे कि ATM मशीन वगैरह इशू करते हैं बहुत सारी कंपनीज, उनका उस एंट्रियाँ कैसे पास करते हैं, मीन्स उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें समझना ही एक बिजनेस को समझने की बात होती है। उनकी ट्रांजैक्शन कैसे घूमती है, फिर उनकी एंट्री पास की जाएंगी तो किस बेस पे की जाएंगी। क्योंकि मान लो मैंने अपने ऑनलाइन अपने बैंक से पैसा लिया, फिर दूसरे पार्टी को पैसा डाल दिया, वो मेरा मनी ट्रांसफ़र का बिजनेस हो गया, लेकिन मैं उसकी एंट्री पास करूँगा तो कैसे पास करूँगा, वो चीज़ें देखी जाती हैं। मान ली कोई भी बिजनेस ऐसे चल रहे हैं तो उनकी एंट्रीज कैसे पास हुई हैं, जब वो बिजनेस में काम कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस। फिर है असेस क्लाइंट बिजनेस रिस्क। जब ऑडिट प्लानिंग करेंगे तो लास्ट पॉइंट शायद इसमें आता है असेस क्लाइंट बिजनेस रिस्क। सबसे पहले लास्ट में ही देखा जाएगा कि कंपनी में जो बिजनेस हो रहा है उसमें रिस्क हमें देखने पड़ेंगे। कई बार तो मैंने लिख के बोल दिया होता है कि मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ कि मैं 10 दिन में आपको ऑडिट करके दे दूँगा, या फिर हमारी कॉस्ट इतनी ही लगेगी। कई बार हमें क्या क्लाइंट के बिजनेस से रिस्क भी जनरेट हो जाती है, जो काम मुझे 10 दिन में करना था उसके मुझे 20 दिन लगे, कॉस्ट मुझे कम लगी, तो वो इनहेरेंट रिस्क हो गया जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं होता। कई बार बिजनेस में ही काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं, बिजनेस काफ़ी लॉस में चल रहे हैं, उसको ऑडिट करना है, उस ऑडिट में उनकी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम नहीं मिलती, तो ये सभी चीज़ों को पहले से ही जजमेंट लगानी होती है। जब कोई कंपनी में ऑडिट करने जाता है उसकी प्लानिंग उसको पहले से ही करनी होगी। परफॉर्म प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर। जब कोई ऑडिट प्लानिंग हो जाती है तो सबसे पहले उनको क्या काम करना होता है, उनका काम होता है एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। एनालिटिकल मीन्स सब चीज़ों का पहचान करना होता है। इन्होंने पॉइंट लिखे हैं कंपेरेबल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स, जो पहले पीरियड निकल के गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को पर चेक किया जाएगा कि उन्होंने कैसे काम किए। सेकंड, रिजल्ट ऑफ एंटिटी सच एज बजट, फोरकास्ट, एक्सपेक्टेशन फॉर द एडिटर सच एज एस्टिमेट फॉर द डेप्रिसिएशन। जो पहले हमने बजट बनाए या डेप्रिसिएशन के लिए चार्ट बना के रखे थे, जहाँ हमारी जजमेंट लेवल क्या थी, जहाँ कोई एक्सपर्ट्स बंदे ने जो पहले ऑडिटर थे उन्होंने किस बेस पे रिपोर्ट्स बनाई हैं उनको चेक किया जाएगा। सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसकी सेम मिलती जुलती दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी की जाएगी, तब जाके ऑडिटर जो अपना काम स्टार्ट करता है। वो देखता है ना एक कंपनी ऐसे काम कर रही है, दूसरी कंपनी वही काम कर रही है, तो दोनों की नॉलेज गेन की जाती है, उस बेस पे अपना काम फिर आगे बढ़ेगा। एक लास्ट पॉइंट इन्होंने ये भी बताया आपका एडिशनल पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग। जो ऊपर जितने भी पॉइंट गए हैं वो ऑडिट प्लानिंग में ही आते हैं। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सारे पॉइंट्स, सारे तो मीन से एक आधा रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स इन्होंने ये भी लिखे हैं उसके अलावा, सेटिंग मटेरियलिटी एंड असेसिंग ऑडिट रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क। जब आप किसी कंपनी में कहता ऑडिट करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी। मटेरियलिटी मतलब जो भी आपके साथ अपना स्टाफ जोड़ना है वो देखना पड़ेगा, और कंपनी में क्या रिस्क हो सकते हैं उनको भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, असेसिंग कंट्रोल रिस्क। कंपनी में इंटरनल कंट्रोल मीन्स कंपनी में जो काम चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उससे हमें क्या रिस्क जनरेट हो सकते हैं, उन रिस्क को भी पहले से ही देखना होगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया आपके लिए गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ असेस फ्रॉड रिस्क। हम जो कंपनी में फ्रॉड होते हैं या फ्रॉड की रिस्क मान लीजिए, उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करेंगे। डिवॉल्व एंड ऑडिट प्लान, फिर उस कंपनी के लिए ऑडिट प्लान को हम डिवॉल्व करेंगे। ये आपका मेन क्वेश्चन था। इसी टॉपिक में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 नंबर का बनता है वो है ऑडिट प्रोग्रामिंग। पहले था ऑडिट प्लानिंग, अभी है ऑडिट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि ऑडिट करना तो किस बेस पे करना है, मीन्स उसका सेटअप करना। देखिए लिखा है द फॉलोइंग ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्रामिंग। कुछ फीचर्स हैं ऑडिट प्रोग्रामिंग के। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि
ऑडिट जब भी किया जाता है हमेशा टीम मेंबर के साथ किया जाता है। ऑडिट प्रोग्रामिंग का पहला पॉइंट यही है कि जब भी ऑडिट होगा वो टीम मेंबर्स के साथ ही किया जाए। कोई भी ऑडिट जो है सिंगल पार्टी के साथ मीन सिंगल पर्सन करना बहुत ही रेयर चांस होते हैं। मान लो जो बिजनेस बहुत ज़्यादा टू मच स्मॉल है, छोटा सा बिजनेस है जहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं है, वहाँ पे तो कोई सिंगल पर्सन काम कर सकता है। अदरवाइज ऑडिट प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि पहला पॉइंट जो काम होगा वो टीम मेंबर के साथ ही होगा। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन दी ऑडिट टीम कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स। ये कभी भी डिसाइड नहीं होता भी कितने मेंबर मिलके ऑडिट काम करेंगे। ऑडिट करनी कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है और ऑडिट जब स्टार्ट होगा उसकी प्रोग्रामिंग उस टाइम पे ही सेट की जाती है भी हमें कितने मेंबर्स की ज़रूरत है। आप पहले कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे भी 5 बंदे से काम चल जाएगा 10 बंदे से। जब तक जाके काम करना स्टार्ट करेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि कितने मेंबर हमें चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली असाइन वर्क टू ईच इंडिविजुअल व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय whom there must be some kind of instruction set otherwise। प्रोग्रामिंग में थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि हर एक बंदे को इंस्ट्रक्शंस पहले से सेट की होती हैं। इंस्ट्रक्शन मीन्स जो ऑडिट में काम करना है हर एक बंदे को पहले ड्यूटीज बता दी गई होती हैं कि आपको जो काम करना है इन बेस पे। ये नहीं कि टीम इकट्ठी करके छोड़ दी जाओ भी फटाफट ढूंढ लो कंपनी में जिसको जो कुछ मिलता है फटाफट फाइंड करके ले, वैसा कुछ नहीं है। हर एक बंदे को उसको कम्युनिकेट करके पहले से ही उसकी ड्यूटीज बता दी गई होती हैं। To ensure the efficient, effective conduct of the audit assignment, audit program or audit programs are used। जब भी कहता आप कंपनी में कुछ भी फाइंड करने जा रहे हो तो हर एक बंदे को असाइनमेंट किया जाता है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि हर एक बंदे को टाइम दिया जाता है प्लस उसको वर्क दिए जाते हैं कि आपको इतने टाइम में उतने वर्क करके देने हैं, तब जाके आप ऑडिट प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली डील कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट लिखा है ऑडिट प्रोग्राम कंटेन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट बाय द टीम मेंबर्स, सिंपली लिस्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड बाय टीम मेंबर्स। जो लिस्ट बनाई जाएगी ऑडिट करने के लिए टीम मेंबर उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करके वो काम कंप्लीट करते चले जाएंगे। मतलब कि एक मान लेंगे भी एक चेकलिस्ट बनाई जाती है ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी में। हर एक बंदे की जो जो ड्यूटीज़ बनाई गई होंगी उस जब वो काम खत्म हो जाएगा वो चेकलिस्ट पे टिक लगाते चले जाएंगे। अदरवाइज तो ऑडिट करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर सभी लोगों को बोलो जाए अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो तो वो चेकलिस्ट बनाते हैं, जिस बंदे का जो काम होता चला जाएगा वो चेकलिस्ट पे टिक लगाते चले जाएंगे जिस बंदे ने वो जो काम कर दिया होगा। तो हर एक बंदे की ड्यूटी के अकॉर्डिंग उसको काम मिल जाता है। Even though the audit program set up the whole agenda for every member of the team, but the main users are juniors for whom its act and rotation should be followed। वैसे तो कहता ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है भी मेन एजेंडा सेट किया होता है, लेकिन मेन इनमें जो काम करने वाले बंदे होते हैं वो कौन होते हैं? जूनियर ही होते हैं जिनसे सारा काम करवाया जाता है। मैंने पहले ही बोला कि जो मेन हेड पर्सन होगा वो तो क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन बना देगा और जो रिपोर्ट्स उसके पास आते चलेंगे उनको चेक करते चले जाएगा। सारा काम क्या करते हैं जूनियर ही जो उनके साथ जुड़े होते हैं उनसे ही डाटा निकलवाया जाता है कि कंपनी में ये चीज़ें फाइंड करनी है, आपको जाओ फाइंड करो फटाफट। Audit program are prepared on the basis of audit plan, usually the auditor who in the audit team in the each partner or managers। ऑडिट प्रोग्राम कहता है ऑडिट के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। ऑडिट में ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा ऑडिटर क्या है और प्लस उसके साथ टीम मेंबर क्या है, उन्होंने क्या क्या काम करने हैं। मोस्टली इट्स द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। ये पॉइंट दोबारा आ गया आपके पास। मोस्टली जब भी ऑडिटिंग प्रोग्रामिंग की जाएगी एक चेकलिस्ट बेस पे ही किया जाता है। चेकलिस्ट में जो जो काम होते चले जाएंगे उनको टिक लगाते चले जाते हैं। ऑडिट प्रोग्राम में बी लेड डाउन इन एडवांस फ्रॉम द होल ईयर सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्रोग्राम जो है में भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही बनाए जाते हैं। जब भी मीन्स प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या होता है हम पहले से ही कुछ सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं भी जो काम करवाएंगे आगे जाके वो कैसे करवाएंगे। तो ऑडिट प्रोग्राम भी हो सकता है कहता पहले से ही सेटअप होना स्टार्ट हो सकता है साल के स्टार्टिंग में भी। मीन्स हमने सोच लिया कि इस साल का हमारा ऑडिट हो गया, अगले साल का हम पहले ही सोचने लग जाते हैं कि अगले साल मुझे ये काम इतने टाइम पीरियड से पहले कंप्लीट कर लेना है, इन ऑडिट्स को ये रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम दे देनी है। व्हाट लास्ट में एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि व्हाट प्रोसीजर शैल बी पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर जजमेंट। ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या काम किए जाएंगे ये ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ये थे आपके ऑडिटर के प्रोग्रामिंग में हमेशा बस सिर्फ ये देखते हैं भी ऑडिट होगा तो किस बेस पे।